ये लीजिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इसमें हमें बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी है। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। ये जो डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, ये इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन है ये, उसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है। इसी इन्फॉर्मेशन को जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में लिखना है और ये एक ही जगह जाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज़ को 3 जगह लिखना होगा। जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसको एक जगह लिखना है, और जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस से बाहर है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक 70,000, इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू 60,000। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है 70,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है सर? आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। वेरी गुड। 70,000 की चीज़ जो है मार्केट में, वो उसकी वैल्यू क्या है? 60। आपको याद है क्लोजिंग स्टॉक के लिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इनका ये कहना होता है कि जो भी वैल्यू विच एवर इज लोअर वाली सिचुएशन है वो लेंगे। 70,000 की चीज़ मार्केट में कितनी बिकेगी? तो हम 60 लिखेंगे। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होता, बुक वैल्यू कम होता, तो हम बुक वैल्यू लिखते। विच एवर इज लोअर, क्लोजिंग स्टॉक की सिचुएशन अगर 2 वैल्यू गिवन है तो जो कम होगा वो आप लेंगे, चाहे वो मार्केट की वैल्यू हो चाहे वो बुक वैल्यू हो। बात समझ में आ रही है सर? अब एक एक करके बात करते हैं। बचपन में आपने पढ़ा था मशीनरी अकाउंट एसेट्स होता है। क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मशीनरी अकाउंट क्या होता है? तो ये बेटा बैलेंस शीट में कौन सी साइड जाएगा? एसेट्स का साइड जाएगा। बिल्डिंग आपने बचपन में पढ़ा था, क्या होता है? तो एसेट्स भी बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट्स में। डेटर हमारे लिए एसेट्स होते हैं, ये भी बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? ड्राइंग्स जो होता है बेटा हमेशा कैपिटल को कम करता है, पढ़ा है? पहले सुना है कभी जिंदगी में? तो ड्राइंग्स बेटा हमारे कैपिटल को कम करेगा, ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा, लेकिन लायबिलिटी साइड जाके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कौन सी साइड जाएगा सर? किस में से माइनस होगा सर? सुना आपने? ड्राइंग्स क्या होगा बताओ तो? कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा। और प्लस होगा माइनस? किस में से? वेरी गुड। परचेजेस एक्सपेंस होता है बेटा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब जाना, ये हमारा नुकसान है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट से। बैंक हमारे लिए एसेट से लायबिलिटी, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है बेटा। रेंट, डेबिट वाला रेंट, डेबिट बैलेंस वाला रेंट, यानी ये एक्सपेंस है, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट कहाँ जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे सर? प्रॉफिट एंड। कैरेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सिर्फ कैरेज लिखा हो ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड है ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा बेटा? बोलो। क्रेडिटर, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में। कमीशन क्रेडिट है। कमीशन क्रेडिट होने का मतलब है कि कमीशन आपको रिसीव हुआ है। कमीशन अगर डेबिट होता है इसका मतलब था कि आपने पे किया होगा, एक्सपेंस है, ये रिसीव हुआ है, ये इनकम है, तो ये कहाँ जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे क्लोजिंग स्टॉक ये ट्रायल बैलेंस से बाहर है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा 2 जगह जाता है। फिर एक तो जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है ये बात? अरे बोलो ना, हाँ या ना तो बोलो यार, नींद आ रही है क्या? समझ में आया? अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो पता होगा या वो भी भूल गए? बोलो, बोल, सच में? चलो जी, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो बनाओ यार पहले। ये लो जी, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया मैंने। चलिए जी, ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चे हम लोग सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते थे सर? टू ओपनिंग स्टॉक। क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक था? तो बच्चा यहाँ पे लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 2 लाख। उसके बाद लिखते हैं बेटा परचेजेस। क्वेश्चन में परचेजेस भी है।
परचेजेस में बेटा परचेज रिटर्न माइनस करते हैं अगर है तो, लेकिन इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है, तो आप ये डायरेक्ट वैल्यू 9,50,000 जो है यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं सेल्स। सेल्स रिटर्न है तो माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 14,50,000। और यहाँ पे लिखते हैं लास्ट में इस साइड में क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक जो है हमें गिवन है 60,000 का, विच एवर इज़ लोअर में 60,000 है तो 70,000 की भी वैल्यू बुक वैल्यू, लेकिन जो कम होता है वो लिखते हैं। और सर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, तो मशीनरी तो एसेट्स था, बिल्डिंग एसेट्स था, डेटर एसेट्स था, ड्राइंग एक्सपेंस था, परचेज एक्सपेंस, वेजेस जो है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सर हम यहाँ पे ना वेजेस अकाउंट लिख देंगे। अच्छा सर वेजेस अकाउंट है कितना? वेजेस अकाउंट है बेटा 5 लाख का। कितने का है वेजेस अकाउंट? 5 लाख का। बात क्लियर है सर? अब इसके बाद हम इसे टोटल कर लेंगे, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है जहाँ पे हमने ट्रेडिंग लिखा हो। एक बार चेक करिए जहाँ जहाँ मैंने ट्रेडिंग लिखा था उसको आप देख सकते हैं, हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं यहाँ पे। दोनों साइड का इक्वल करेंगे, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। ये इक्वल करना, बैलेंस वैलेंस करने का काम हम बाद में रखते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है जी? हाँ जी सर, प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की जो शुरुआत होती है वो होती है या तो ट्रेडिंग में से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या फिर ग्रॉस लॉस आता है। अब इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस वो हम बाद में चेक कर लेंगे, तो एक लाइन ऊपर का छोड़ देना चाहिए हमेशा। आंसर के पीछे तब तक नहीं भागना है जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, तब तक आंसर के पीछे नहीं भागना। अगर आप पहले भागोगे, अगर कहीं पे भी छोटा सा एरर हुआ जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो चीज़ें आ रही थी उसकी बात करते। क्या मशीनरी आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में? बिल्डिंग, डेटर्स, ड्राइंग्स भी नहीं आएगा बेटा, बैलेंस शीट में जाता है। ओके, परचेजेस नहीं, वेजेस नहीं, बैड डेट्स आएगा। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, तो यहां लिखेंगे सर बैड डेट्स। सर बैड डेट्स जो है वो 10,000 है। बैड डेट्स के बाद है बैंक एसेट्स होता है, ओपनिंग स्टॉक भी एसेट्स है। रेंट, ये हमारा एक्सपेंस है बेटा, रेंट लिखेंगे। सैंड्री एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंस है। कैरेज तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, देखो नहीं लिखा था कैरेज, अब लिखेंगे यहाँ पे। देखिए कैरेज मेरा रह गया था लिखना, ऐसे जैसे P&L में बनाया ना, अचानक से मेरे को ना सैंड्री एक्सपेंस के नीचे कैरेज दिखा, तो मुझे याद आया यार कैरेज तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो इसी वजह से दूसरा बना रहे होंगे आप, तो आपको समझ में आ जाए, तो आप यहाँ पे कैरेज लिख देंगे। कैरेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस था, ये था 15,000, ये लिख दिया जी हमने। कैरेज के बाद है कैपिटल लाइबिलिटीज में जाएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा, सेल्स आपका ट्रेडिंग में जाएगा, कमीशन आपका क्रेडिट में है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा कमीशन। ये कमीशन रिसीव्ड होता है और ये वैल्यू है 10,000। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे तो इसका बैलेंस निकालेंगे। अब इसके बाद हम सीधा बैलेंस शीट पे चलेंगे। देखो इस चैप्टर की यही खासियत है कि बहुत दिमाग नहीं लगाना है, अपने शुरुआत में चीज़ों को याद रखना है, शुरुआत की कॉन्सेप्ट याद है। ये बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना भाई, ग्रेटर देन कौन सा वैल्यू है, 56 है या 66 है। अब बच्चे को काउंटिंग ही नहीं है तो बता ही नहीं पाता था। आपने देखा है कभी? नर्सरी क्लास में पढ़ाते हैं, बिटवीन 2 नंबर्स बिटवीन पूछ लेते थे, 55 और 53 या 55 या 54, तो 55 और 56 दे रखा है, बीच का नंबर पूछ रहे हैं आपसे। लेकिन जिसको काउंटिंग याद नहीं उसको लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल काम हो रहा है। अगर आपको ये याद ही नहीं है कि P&L के डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या आता है, तो सबसे पहले आपको वो काम करना चाहिए।
और जिन लोगों को अब तक याद नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस जब मैंने पढ़ाया था पहली क्लास, उसका लेक्चर ऑलरेडी, उसको देख लेना। ट्रेडिंग वाला देख लो और बैलेंस शीट वाला, पहली जो क्लास है। और याद करने की कोशिश करो, पहले जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसे याद करो, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ। ये बिल्कुल वैसी है, बचपन वाला काउंटिंग वाला है, नहीं याद है तो कुछ नहीं होगा, और याद है तो बहुत सिंपल लगेगा, वो ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, पानी है बिल्कुल। आइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं बेटा। आइए जी, बैलेंस शीट के सामने फॉर्मेट है। आप बैलेंस शीट के लिए एक आइटम दोबारा देख लेते हैं। मशीनरी के सामने मैंने एसेट्स लिखवाया था, तो मैं यहाँ पे मशीन लिख रहा हूँ बेटा, मशीनरी, इसकी वैल्यू है 2 लाख। मशीनरी के बाद क्या है बच्चे, बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 1,50,000। डेटर्स, ये भी एसेट्स होता है बेटा, इसे भी डेबिट साइड लिख देंगे, डेटर्स को 2,70,000। डेटर्स के बाद है बच्चे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है, जो कैपिटल होता है ना, उसमें से आप ड्राइंग्स को माइनस करते हो। तो बच्चे इसमें कैपिटल गिवन होगा 10 लाख और ड्राइंग्स गिवन है 90,000, तो ये आ गया जी 9,10,000। अच्छा जी, डेटर्स के बाद अगर हम बात करें, ड्राइंग्स हो गया, परचेजेस नहीं आएगा, वेजेस नहीं आएगा, बैड डेट्स नहीं, बैंक नहीं, ओपनिंग बैंक आएगा बेटा, एसेट्स होता है बैंक। तो बैंक की वैल्यू है 1,50,000, वो लिखा हमने। ओपनिंग स्टॉक नहीं, रेंट नहीं, सैंडरी एक्सपेंस नहीं, कैरेज नहीं, कैपिटल, क्रेडिटर्स आएगा, लाइबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ स्पेस छोड़ देंगे। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, यहाँ ना कैपिटल के बाद एक स्पेस छोड़ा है मैंने, यहाँ पे क्या पता नेट लॉस हो जाए या नेट प्रॉफिट, उसको ऐड करने के लिए। क्रेडिटर्स की वैल्यू गिवन है बेटा 1,40,000, वो लिख देंगे। सेल्स आता नहीं है, कमीशन आता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्योंकि ये तो 2 जगह जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ पे 10,000 लिख रहे हैं। चलो, मेरे हिसाब से सारी वैल्यूज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आएंगे, जो आंसर्स रह गए थे एक एक करके उसको करेंगे सॉल्व। पहले ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाले पे निकालेंगे ग्रॉस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, फिर आएंगे बैलेंस शीट पे। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। अच्छा हाँ, स्टॉक मैंने 10,000 का क्यों लिया, ये गलत हो गया, 10 नहीं है ये 60,000 लेना था। थैंक यू। चलो अभी ट्रेडिंग अकाउंट के आंसर निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू तो लिखी दी थी। बताइए सर, ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर क्या आएगा? लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है? इधर का टोटल कितना है? 16,65,000। यहाँ भी लिखा 16,65,000, क्योंकि इधर का ज़्यादा है तो डिफरेंस यहीं आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना बेटा, जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इसको हम लोग किस नाम से लिखेंगे? बाई ग्रॉस लॉस। अच्छा सर, तो ग्रॉस लॉस कैसे आ रहा है बेटा? ये दोनों को माइनस करेंगे इस टोटल में से, कितना है बताओ? 1,55,000। क्या यही आ रहा तुम्हारा भी बेटा? चेक कर लेना बाकी लोग भी। चलिए, सबका यही है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। ये ग्रॉस लॉस जो है बेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे 2 ग्रॉस लॉस और वैल्यू है सर 1,55,000। उसके बाद इसका भी टोटल कर देंगे, इसका भी अब टोटल कर लेंगे। तो इसमें भी डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम दिख रहा है मुझे। डेबिट साइड का टोटल 2,30,000। प्लीज़ आप खुद से करके देखिए, 2,30 है। और डिफरेंस अगर देखा जाए तो इस साइड आएगा, और इसे आप क्या बोलेंगे बेटा? नेट लॉस ना, प्रॉफिट तो डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तब होता। तो ये 2,20,000 का लॉस हो गया।
चेक कर लेना बेटा, ऐसे ही नहीं देखना। हाँ जी ठीक है सबका। अब आइए बैलेंस शीट पे। हाँ जी सर, बैलेंस शीट में हमें जो नेट लॉस आया था उसको जो कि माइनस करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे नेट लॉस। यह आया था बेटा 2,20,000 और फिर यहाँ वैल्यू लिख देंगे। बताइए ज़रा क्या आ रहा है। 6,90,000, 8,30,000 और इस साइड का भी टोटल चेक कर लीजिए इक्वल आ रहा है कि नहीं। बेटा अगर नेट प्रॉफिट आता तो यहाँ पे ऐड कर देते, आप ऐड करके वैल्यू को लिख रहे होते हम। बताइए जी, क्लियर है ये, कोई डाउट? अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में आपने सही से ध्यान दिया बेटा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता क्या था? इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट था बस इसका पता होना कि कौन सी चीज़ किधर जाती है। बाकी बैलेंस करना किसको नहीं आता कि डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा कौन सी वैल्यू, वो प्रॉब्लम है। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ट्रेडिंग अकाउंट में दिक्कत है, पीएनएल बैलेंस शीट, तो आपको फर्स्ट क्लास को देखना पड़ेगा, ट्रेडिंग वाला, प्रॉफिट एंड लॉस वाला और बैलेंस शीट वाला, और उन चीज़ों से बार बार गुजरना पड़ेगा जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं। फिर क्वेश्चन पे आइए आप। हाँ सर, यहाँ पे गलती से ये पीएनएल लिख दिया था बेटा, ये ना ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट है। तो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, आप क्या लग रहा है आपको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में भी यही होगा, काम में यही करना है, एक बार चीज़ें याद रखनी, उसके हिसाब से चलेंगी। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो हम डेबिट साइड लिखते, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखते, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाता है बाई क्रॉस प्रॉफिट के नाम से। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।